चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो सब हम कराएंगे। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा वही पेपर में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। समझ में आए? हाँ, ये कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, पता चले नहीं आया तो कल को कमेंट में आके गाली वही दोगे जो सबको देते हो। ठीक है, चलिए बस आपको ईमानदारी से ये सारे क्वेश्चंस को कर लेने कॉन्सेप्ट वाइज। समझ में आया ना, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि आप समय दे रहे हैं और हमें भीख लग रहा है, बाकी आपको जो ठीक लग रहा है। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। तो चार्ज की बात तो करेंगे नहीं, सिंपल करंट की बात करेंगे। तो करंट क्या होता है सर? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो सिंपल लिखेंगे सर Q बाई टी। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन टी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था यदि क्वेश्चंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 10⁻46, तो बताइए कैसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मैंने बताया था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहां लिख सकते हैं Ne अपॉन क्या लिख सकते हैं बोलिए T। और E आप समझते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अगर बात करेंगे तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है, चलिए अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सुनेगा ध्यान से। अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर 150 मिली एम्पियर, मतलब कंडक्टर से करंट कितना पास कर रहा है? तो बोलेंगे 150 मिली एम्पियर। बेटा पेपर में माइक्रो भी कह सकते हैं, तो मैंने सिखाया था मिली एम्पियर को 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। ऐसे ही होता है माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर, मीन्स 3 का मल्टीपल होता है, बस पावर नेगेटिव में रहता है। तो ये हो गए मिली एम्पियर, ये हो गए माइक्रो एम्पियर। तो क्वेश्चन ये है कि करंट किसी कंडक्टर से 150 मिली एम्पियर पास कर रहे हैं फॉर 2 मिनट्स। तो टाइम हमारे पास कितना है? तो क्या बोलोगे? 2 मिनट्स। सर मैंने सिखाया था मिनट को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। कर लेते हैं सर। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, तो 2 मिनट इक्वल्स टू 2 इंटू 60, दिस इज इक्वल्स टू 120 सेकंड। ये हो गया। अब क्या पूछा? फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या पूछा बोलिए? अमाउंट ऑफ चार्ज Q। Q पूछा बेटा, Q। तो क्या लगाएंगे? I इक्वल्स टू Q बाई टी। I क्वेश्चन में गिवन है, देखिए 150 मिली एम्पियर, और मैंने क्या बोला? मिली एम्पियर को एम्पियर में ले जाएंगे, इसके लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो। तो 150 इंटू 10⁻³ तो करंट ये आ गया, यहाँ पुट करेंगे 150 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू Q, और नीचे में लिखेंगे T, टाइम 2 मिनट। तो ये क्या बोलेंगे? 120। इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखिए कैसे, 12 इंटू 150 मतलब 120, 10⁻³ इक्वल्स टू Q। अब देखिए 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 180। और यहाँ पे देखिए कितने जीरो है? 2, तो 2 जीरो आ गए। 10⁻³ इक्वल्स टू Q, -3 और ये 3 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू कितना आ गया बोलिए? 18 कूलम। चलो तो देखिए जो चार्ज है उस कंडक्टर से कितना पास करेगा बोलिए? 18 कूलम। अब सुनिए, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं, बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इफ चार्ज इज 18 कूलम। अगर उसी कंडक्टर में चार्ज 18 कूलम है तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे? अच्छा इतना सिंपल सर, Q इक्वल्स टू N। Q कितना है बताइए? 18 इक्वल्स टू N, ये निकालना है। और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19, इसको यहां ले आएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये हो गए I इक्वल्स टू Q बाई टी पे, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सिंपल, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है और ये एक चार्ज है जिसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर के आ रहा है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर के मान लीजिए एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आए, एक पॉइंट पे आ गए, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस कंडक्टर के द्वारा। इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट पे लेके चले गए तो 2 पॉइंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब 2 पॉइंट हो तो उस बेसिकली उस पोजिशंस को
सिंपल हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है। और सर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो सिंपल देखिए, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, दिस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, इसी को कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो V इक्वल टू W बाई Q फॉर 1 पॉइंट, फॉर 2 पॉइंट्स तो लिखेंगे सर V2 माइनस V1 इक्वल टू W बाई Q, इस तरीके से लिख सकते हो। ये हो गया। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखिए ऐसे लिखे रहेंगे 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 2 कूलम्ब, ठीक है, एंड टेकन फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। इनफाइनाइट मतलब कहीं दूर से किसी एक पॉइंट पर जब उसे लाते हैं तो पोटेंशियल जनरेट होता है कितना 150 वोल्ट, ये क्वेश्चन है। तो फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, बताइए कितना वर्क होगा। तो सिंपल है सर, V इक्वल्स टू W बाई Q। तो V कितना है बताएंगे 150 इक्वल्स टू W, और Q कितना जरा बताएंगे 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 इंटू 2 इक्वल्स टू W। सॉल्व करें कितना 15 टू जा कितना होगा बताइए, तो कितना होगा 30, मतलब 300 जूल। ये हो गया वर्क डन। आपको पता है वर्क डन यूनिट क्या होती है, जूल होती है। चलिए नेक्स्ट, अब सुनिए, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, एक कंडक्टर है, वो एक पॉइंट यहाँ है उसका, उस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल है 120 वोल्ट, मान लीजिए चार्ज 3 कूलम्ब का है। अब उस पॉइंट 1 से उसे डिस्प्लेस्ड करके पॉइंट 2 पे लेके चला गया और पोटेंशियल बिकम 220 वोल्ट, और पोटेंशियल कितना हो गया 220 वोल्ट। अब पूछा फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। सुनो बच्चों, जब दो पॉइंट गिवन हो तो सर V2 माइनस V1, तो V2 220 220 V1 120 इक्वल्स टू W बाई Q, W बाई Q हमारा 3, 220 को 120 से माइनस करेंगे तो सर ये 100 आएगा, 100 इक्वल्स टू W इंटू 3 सॉरी 100 इंटू 3, तो 100 इंटू 3 इक्वल्स टू W, आंसर वही आया कितना 300 जूल्स। ये आप लिख सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर ओम्स लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है सर V इक्वल्स टू आर आई, इसको आप याद कर सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर। तो देखिए कैसे, ये समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, मतलब ये कहता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बट कीपिंग द रेसिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब एक रेसिस्टेंस है उसे हमें कांस्टेंट रखना है। खैर छोड़िए, अपन क्वेश्चंस करेंगे। V इक्वल्स टू आई आर याद रखना, V वोल्टेज, I करंट और R हमारा क्या बोलिए रेसिस्टेंस। इसके ग्राफ को देखेंगे सर, तो देखिए एक बात याद रखने सब बच्चा, इधर साइड जो होता है वो Y होता है, तो ये Y एक्सिस, और इधर जो भी होता है वो क्या होता है बोलिए X, तो ये हो गया हमारा X। ये देखिए, अब ओम्स लॉ कहते हैं कि किसी सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाएंगे ना सर तो उसका करंट क्या होगा इंक्रीज। तो जब भी कोई इंक्रीजिंग वैल्यू जिसके x को y को बढ़ाने से x बढ़ रहे हो, या फिर x को बढ़ाने से y बढ़ रहे हो, या कह सकते हैं पोटेंशियल को बढ़ाने से करंट बढ़ रहे हैं, तो सिंपल सा हमें ग्राफ ऐसे बना देना। ये देखिए हो गया ग्राफ। अब सुनिए, ये जो देख रहे हैं ना बेटा, ये जो आप एंगल देख रहे हैं यहाँ पे, इस एंगल को बेसिकली हम लोग कहते हैं थीटा, इसी को कह सकते हैं टेन थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू आर। आर बोले तो क्या बोलोगे रेसिस्टेंस। सर नहीं समझ में आए, देखो कोई बात नहीं, देखिए ये 1, इसके क्रॉसपोंडिंग मान लीजिए ये हमारा 2, फिर ये मान लीजिए 2, इसके क्रॉसपोंडिंग ये 4। अब पढ़ेंगे टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर ये क्या होगा P, ये क्या होगा B, P अपॉन B। तो आंसर निकालेंगे अगर टेन थीटा P 2, B कितना होगा 1, तो कितना आ गया 2। सिमिलरली अगर आप इसके लिए निकालते हैं, ये देखिए टेन थीटा, एंगल तो वही रहेगा, एंगल तो वही है, ये ट्राइंगल P सर 4, B सर 2, कितना आ गया 2। देखो दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। करंट चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस इसी को कांस्टेंट कहते हैं,
वो 2 और 2 हमेशा है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कैसे वो भी देख लो। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये करंट है सर, ये वोल्टेज है, और ये, अब देखिए R1 R2 R3, ये पूछेंगे बताइए इनमें सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा। तो याद रखना सर, जिसका एंगल ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। कैसे? तो R1, ये R2 और ये R3, तो θ1 θ2 θ3 बताएंगे किसका एंगल ज्यादा है सर। θ3 R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। लेकिन सर टेम्परेचर का ऑर्डर भी कभी कभी पूछते हैं, कोई बात नहीं, वो भी आता है सर। आपने पढ़ा होगा रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, जिसे रेसिस्टिविटी हम कह सकते हैं। ख्याल छोड़िए उसको। ये देखिए लेंथ, टेम्परेचर और एरिया, तो हम ये कह सकते हैं कि सर रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बोलिए टेम्परेचर। बोलना नहीं, याद रखना है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखिए रेसिस्टेंस, अगर किसी सर्किट का रेसिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब सर ऑर्डर अगर लिखेंगे टेम्परेचर का तो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन क्या लिख देंगे, T1। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे जब पेपर टफ होगा तब। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ओम्स लॉ पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम देखते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, जैसे एन इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्टेड थ्रू अ मेन सप्लाई 75 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर को मेन सप्लाई से 75 वोल्ट से क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया। याद रखना उस टाइम उस सर्किट में जो करंट जनरेट हो रहा है बेटा वो 5 एम्पियर हो रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट विल बी करंट पासिंग थ्रू द हीटर व्हेन कनेक्टेड डिवाइस या कनेक्टेड थ्रू द मेन सप्लाई इज 150 वोल्ट। सर नहीं समझ में। देखो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको 75 वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं तो करंट 5 एम्पियर बन रहा है। अब बताओ कि सर उसी हीटर को, हीटर इज सेम, उसी हीटर को यदि हम 150 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो बताइए कितना करंट होगा। देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल भी है। देखो कैसे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाते हैं, तो अगर 75 पे 5 एम्पियर और 150 जो है वो 2 टाइम्स है 75 का, मतलब क्या, वोल्टेज डबल तो करंट भी डबल। आंसर हमारा कितना आ गया, 10 एम्पियर। सॉल्व। लेकिन सर पेपर में ऐसे नहीं सॉल्व करना। पेपर में क्या करना है सर, आपको हीटर का रेसिस्टेंस सबसे पहले निकालना होगा। क्यों? क्योंकि सर हीटर पहले भी वही था और बाद में भी वही है, तो उसका क्या चेंज नहीं हो सकता है, रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में V1 इक्वल्स टू I1 इंटू R1, वोल्टेज 75, I1 5 एम्पियर और R1 पता नहीं, इसको कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा। तो करंट नहीं सर रेसिस्टेंस R1 हमारा कितना आ गया, 15 ओम। और मैंने क्या बोला, हीटर वही है तो रेसिस्टेंस सेम रहेंगे। तो सर ये V2 इक्वल्स टू I2 इंटू R2। चलिए देखिए V2 वोल्टेज आ जाओ 150, I2 सर पता नहीं, पता नहीं, यस यही निकालना अपने को, और R2 15 ओम। तो 150 अपॉन 15 इक्वल्स टू I2, इसको इससे कैंसिल करेंगे, कितना आंसर आ गया बताइए, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर I2 बोला था ना, आंसर कितना आएगा, 10 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेसिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन। कैसे सर, तो हम कहते हैं रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू L। और इसके बाद बोलते हैं सर रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, A। इन दोनों इक्वेशन को यदि आप कंबाइन कर देंगे तो बनेंगे R इक्वल्स टू रो, कोई कांस्टेंट आता है जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो, और साथ में लेंथ L और एरिया क्या होगा बोलिए A। तो हम क्वेश्चन करेंगे R इक्वल्स टू रो L बाई A पे। तो देखिए
आसान है ये भी, सुनिए देखिए, इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सब सॉल्व करके जाना, याद रखना। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ह्यूमन आई और मैग्नेट। मैग्नेट के तो आप ज्यादा नहीं, 3-4 जो उसके रूल है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पढ़ लेना अच्छे से, सोलेनोइड पढ़ के जाना अच्छे से, और करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर कॉइल, उसको पढ़ के जाना। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, आप यहाँ सॉल्व कर लेना इसको बस, इस टॉपिक से मतलब। चलिए इलेक्ट्रिसिटी में आते सर। चलिए इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करेंगे तो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इन पे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है सर, एक कॉपर वायर है या कोई भी कंडक्टर मान लीजिए, जिस कंडक्टर का डायमीटर सर 1.4 नहीं गलत, डायमीटर 0.4 मिलीमीटर है, ठीक है। इस कंडक्टर की रेसिस्टिविटी है 1.6 10 रेज टू दी पावर -8, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड इसकी जो लेंथ है सर वो 2 मीटर। अब यहां देखिए मीटर में, रेसिस्टिविटी सर ये होती है, ये रेसिस्टिविटी, इसकी यूनिट अगर आपको निकालनी है तो ओम इंटू मीटर होता है सर। कैसे, आप याद रखना सर, ओम इंटू मीटर होता है बस सब इस पे। तो देखिए अब फॉर्मूले लगाएंगे, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। सर रो पता है एल नहीं, अरे एल पता है सर, एरिया, यहीं पे समझना है एरिया कैसे निकालना। देखो तो मैंने बताया था ये क्रॉस सेक्शन, इस वायर को देखो तो देखने में इसका एरिया कैसा लग रहा है, सर्कल, और सर्कल का एरिया की अगर हम बात करेंगे तो एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। तो सर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, रेडियस। कैसे निकालेंगे, सिंपल, रेडियस डायमीटर का आधा, देखो ना ये डायमीटर, ये आधा डबल आधा, तो मतलब आधा, तो 0.4 अपॉन 2 कितना आया बताइए, 0.2। लेकिन सर मिलीमीटर को मीटर में बदलो, कैसे बदलो, 10 के पावर पाई -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। तो ये रेडियस आया, एरिया 3.14 आर स्क्वायर 0.2 10 रेज टू दी पावर -3, और उसका क्या कर देंगे बोलिए, स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3.14 0.2 का स्क्वायर तो 0.4 इंटू 0.4, देखिए इंटू -3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रेज टू दी पावर माइनस क्या होगा बोलिए, 6। अभी नहीं, इनको सॉल्व करेंगे, 3.14 4 4 जा 16, तो 0.16 10 के पावर -6, ये हो गया एरिया। अब करना क्या है सर, अब इसकी वैल्यू को पुटिंग गेटिंग करना है सर। पुटिंग गेटिंग कैसे करेंगे, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो रो की वैल्यू 1.6 10 रेज टू दी पावर -8, लेंथ 2 है, और एरिया देखिए 3.14 10 रेज टू 0.16 इंटू 10 के पावर -6। अब सुनो सब ध्यान से, क्या कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है सर, नंबर को एक साइड, पावर को एक साइड, मतलब सर ये है कि जितने नंबर लिखे हैं इनको पहले एक तरफ कर लो, और जितने पावर उनको एक साइड कर दो। तो देखिए जैसे 1.6 ये है तो उसको लिखो 16 इंटू लिखोगे 2 इंटू 10 के पावर -8, इतना लिख दिया। अब देखिए 3.1 को लिखो 314, इसको लिखो 16 इंटू -6। अब सुनो, आपने किस किस डेसिमल को खत्म कर दिया, ओहो हो, एक यहाँ पे सर गलत किया, कोई गलत नहीं किया, यहाँ पे नीचे में 10, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2, तो सर टोटल कितने हो गए, 4। ये लीजिए, अब मैंने क्या बोला, नंबर को एक साइड, ये देखिए, और पावर को एक साइड, सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। बस चलो कर देते हैं यार, तुम बोलोगे सर को आता नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोच लो। अब इधर देखिए, तो रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू 16 2 जा, चलो यहाँ कैंसिल कर दो पहले यार, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, इसको इससे करोगे तो 157 आएंगे, तो R इक्वल्स टू 1 अपॉन 157, इसको इससे डिवाइड करना जाके, यही आंसर आएगा, ठीक है। 157 इंटू, सर देखो ये पावर 4 प्लस में है और ये 8 माइनस में है, तो पहले इसको ऐसे लिख लो, 10 के पावर -8, और ये 4 पावर है तो प्लस का 4, नीचे देखिए ये -6, और यहाँ पे पावर 1 है तो इसको ऐड कर देंगे तो +1 हो जाएगा, इस तरीके से। तो R इक्वल्स टू 157
इनटू इसको सॉल्व कर सकते हैं सर, ये माइनस का 4 आएंगे और ये माइनस का क्या होगा 5। इनको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व क्या करना, सॉल्व हो तो गया, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 5, तो ये r इक्वल टू बनेगा 157 इंटू 10 के पावर 1, मतलब r इक्वल टू 10/157 ओम। ये देखिए, तो हमारे कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस हम पूछेंगे वो 10/157 ओम होगा। अब इसे डेसिमल में चाहो तो डेसिमल बना सकते हो, लेकिन ऐसे भी रखोगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सर रेसिस्टेंस में जो आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखिए कैसे बनते हैं। देखिए वो ऐसे बन सकते हैं सर, उसको थोड़ा अच्छे से साफ कर देते हैं। देखिए सर, देखिए ऐसा क्वेश्चन बनेगा कॉन्सेप्चुअल, कैसा, आर इनवर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d/2 का स्क्वायर, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। बस देखो, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इन तीन कॉन्सेप्ट को याद रखना। पेपर में पूछेंगे अगर किसी कंडक्टर के रेडियस को डबल कर दे, डबल, अगर किसी का रेडियस 2 है, मान लो 2 है, तो रेसिस्टेंस कितना होगा। अच्छा ऐसी बात है सर, कितनी प्यारी बातें बोल दी। कुछ नहीं, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या आ गया 4। सर रेसिस्टेंस 1/4 से क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि जो भी क्वांटिटी नीचे लिखा होता है वो डिक्रीज करता है और जो ऊपर लिखा होता है वो इंक्रीज करता है, तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यही नहीं, यहाँ देखो किसी कंडक्टर का डायमीटर ट्रिपल्ड है, क्या है, ट्रिपल। अच्छा ऐसा सर, इतना आसान बात आपने बताई, 3 का स्क्वायर, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3 9, तो रेसिस्टेंस कितने से कम हो जाएगा, 1/9 टाइम्स। यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखना है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में याद रखना, पैरेलल कनेक्शन में रेसिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट Rn, ये लिख सकते हैं। अब देखिए अगर पैरेलल हो, मतलब टू रेसिस्टेंस यदि पैरेलली कनेक्ट हो, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, सिंपल अपने को लिखना है क्या, तो ये लिखना है सर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, बस इतना याद रखना। और सीरीज में अगर रेसिस्टेंस हो, सीरीज में जैसे ये पैरेलल है और ये हमारे क्या है, बोलिए सीरीज है, तो याद रखना है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, याद रखना। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको देखते। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं इस तरीके के। ये देखिए, ये A एंड है, ये B एंड है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 और ये 3 ओम। अब इस रेसिस्टेंस जो आप रेसिस्टर देख रहे, डायग्राम बना हुआ, इनका इक्विवेलेंट पूछेगा, तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो। जो आप बॉक्स को देख रहे हो, तो जो लास्ट एंड है इसका, वहां से स्टार्ट करना है आपको। लास्ट एंड हमारा ये है, यहां से आपको स्टार्ट करना है। कैसे, करंट को पास कराओ, ये करंट और ये करंट। अब बताइए यहां से यहां तक आपको ऐसा लगेगा, लगेगा क्या है ही, इन सब में एक ही करंट है, तो कहते हैं सिस, SIS, सिस सीरीज, I फॉर करंट और S फॉर सेम, सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम, बस हो गया। अब करंट यहां से यहां तक सेम होगा तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज, तो यहां से हम लिखेंगे R1 और R1 इक्वल टू लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना ओम आ गया, 6 ओम। अरे बोलो समझ में आया ना, ठीक है, इधर देख 6 ओम आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम फिर से बनाएंगे, आइए डायग्राम, ये देखिए ये डायग्राम, ये डायग्राम, और देखिए इनको बनाएंगे तो ये डायग्राम, ये देखिए ये 2 ओम, सॉरी 2 नहीं 3 ओम 6 ओम 2 ओम 2 ओम। अब देखिए ए और ये बी, अब इनको देखेंगे ध्यान से, कैसे ध्यान से देखेंगे, ये दोनों कॉम्बिनेशन को देखिए पैरेलल है, कैसे पता करेंगे, मैंने क्या बोला, लास्ट एंड से करंट को पास कराइए, दोनों में डिफरेंट करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। और पैरेलल का फॉर्मूला दो रेसिस्टेंस के लिए, मान लो ये R3 ये R1, तो मान लो ये R2 है, तो R2 इक्वल्स टू, मैंने कौन सा बताया था, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो
और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो। तो जैसे सर 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6, तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा सर, ये 3 है सर, तो 3 ये 3, तो ये हो गया हमारे पास कितना 18 अपॉन 9, तो कितना आ गया बताइए 2। तो इसका इक्विवेलेंट फिर अगेन नेक्स्ट डायग्राम को बनाएंगे, तो देखिए ये डायग्राम बनेंगे, दूसरा डायग्राम ये, और नेक्स्ट डायग्राम हमारा ये बनेगा, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। अब तो देख ही रहे हो इन दोनों में कॉम्बिनेशन कैसा है सर, सीरीज, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब हमारे पास कुछ भी सॉल्व करने को नहीं बचा, तो सिंपल लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना ओम, तो लिखोगे सर, सॉरी मतलब कैसा बना दिया यार, 4 ओम। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 4 ओम। चलिए ठीक है, मिटा इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे कैसे बन सकते हैं। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए इस टाइप के, देखो इनको कैसे सॉल्व करना है ए, और ये एंड हमारे पास क्या आ गया बोलिए बी। अब सोचना नहीं है, मैंने क्या बोला, लास्ट एंड को देखो, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 अपने मन से मान लेता। देखो लास्ट एंड हमारा ये है, यहां से करंट को फ्लो कराकर देखो, करंट को फ्लो करा लिया सर, ये देखिए। अब जरा देखेंगे ये करंट, ये जंक्शन है, अब यहां से करंट इधर और इधर को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो जब दो पार्ट में डिवाइड होंगे तो इन दोनों में करंट क्या होगा बोलिए, सेम, और क्या बोलते हैं, सीरीज करंट सेम। तो जब करंट सेम हो तो कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, सीरीज। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों से हमारे पास क्या बनेगा बताइए, पैरेलल। फिर इन पैरेलल को अगर आप सॉल्व कर देंगे, इन पैरेलल को यदि आप अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन के आएगा, ये देखिए, और बाकी के तीनों क्या हो गया हमारे पास, सीरीज। तो सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट इसी में आते हैं कि आपसे पूछेंगे जो सर्किट है इनमें बताइए करंट और वोल्टेज। तो देखिए ऐसे रहेंगे, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस, ये है, और बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया कितने वोल्ट की, तो सर मान लो ये 220 वोल्ट की है, 200 मान लो यार, सही इतना काफी है, 200 वोल्ट की बैटरी है। ये रेसिस्टेंस 50 ओम, ये 100 ओम और ये 200 ओम, ये मान लो इस तरीके से। अब देखो, अब आपसे पूछे जाएंगे कि बताओ सर इन सभी रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेंगे, या फिर पेपर में यहाँ पे लगा देंगे आमीटर, तो पूछेंगे बताओ इस आमीटर में कितने करंट को शो करेंगे। मतलब वैसे भी करंट किसको मेजर करता है, सॉरी आमीटर किसको मेजर करता है, करंट को। तो देखिए क्या करना है अपने को, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना, सीरीज में करंट सेम होता है तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होंगे बोलिए, सेम, याद रखना। तो अपने को करना कुछ नहीं सर, ये देखिए 50 ओम है और ये हमारे पास 200 वोल्ट, तो यहाँ भी 200 वोल्ट, यहाँ भी 200 वोल्ट और यहाँ भी 200 वोल्ट, और वहां पे लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज मस्ट बी सेम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लगाएंगे V1 इस सर्किट के लिए, V1 इक्वल्स टू I1 इंटू R1, वोल्टेज हमारा 200, I1 हमें पता नहीं और R1 हमारे पास 50, ये से ये कैंसिल और इसको इससे कर देंगे, तो सर I1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 एम्पियर, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, V2 इक्वल्स टू I2 इंटू R2, वोल्टेज 200, I2 हमें पता नहीं और R2 रेसिस्टेंस कितना है हमारे पास बोलिए 100, ये कैंसिल, तो I2 इक्वल्स टू कितना आ गया बोलिए 2 एम्पियर। इस तरीके से आप इसमें भी करंट फाइंड कर सकते हैं। सुनो, यही नहीं, पेपर में जो आप मैंने रेसिस्टेंस लगाया ना बेटा, कल को इस पेपर में क्या करेंगे, वो बल्ब को लगा देंगे, जैसे मैं मिटा रहा हूं, देखो ये रेसिस्टेंस को मैंने मिटा दिया, अब वहां पे क्या करेंगे, इस तरीके से ये बल्ब को लगा देंगे, इस तरीके से ये बल्ब, और आपसे पूछेंगे बताइए इन सभी बल्ब में करंट कितना होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट, वोल्टेज सबका सेम होगा, रेसिस्टेंस गिवन होंगे और लगा क्या देंगे हम लोग फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं करंट को। नेक्स्ट देखिए ध्यान से,
यदि सीरीज में सर्किट बना हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और उसमें करंट पूछते हैं, जैसे देखो ऐसा, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, और यहाँ पे अमीटर, और इसके अक्रॉस हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, और यहाँ पे ये बैटरी, इस बैटरी को हम कनेक्ट कर देते हैं 200 वोल्ट, ये देख लीजिए, और रेसिस्टेंस ये 10 ओम, ये हम रख लेते हैं 10, ये 40, कितने हो गए 50, और ये 50। अब चलिए अब से ये पूछा गया कि आमीटर में क्या रीडिंग होगी और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग होगी। तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है, पहले उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करो। सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालिए, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 प्लस 40 प्लस 50, ये कितना होगा 50 प्लस 50 इक्वल्स टू कितना होगा बताइए 100। तो 100 ओम आ गया रेसिस्टेंस। अब सिंपल क्या करना है, ये रेसिस्टेंस 100 और ये 200 वोल्ट की बैटरी, देखिए 100 ओम और बैटरी कितने वोल्ट की है 200 वोल्ट की। क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर लगाइए। वोल्टेज हमारा 200, करंट तो निकालना है सर, और रेसिस्टेंस है 100, डिवाइड कीजिए, I इक्वल्स टू कितना आ गया 2 एम्पियर, करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। अभी सुनिए, करंट 2 एम्पियर आ गए। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो अमीटर में शो क्या करेगा 2 एम्पियर। अब सर याद रखना यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर। अब देखिए रेसिस्टेंस 40, करंट हमारे पास 2 एम्पियर, तो हम क्या करेंगे V इक्वल्स टू आई आर। तो V वोल्टेज हमें पता नहीं, वोल्टेज ही फाइंड करना ना वोल्ट मीटर में, I सर 2 और रेसिस्टेंस हमारे पास कितना है 40, तो क्या करेंगे देखिए V इक्वल्स टू कितना हो गया 4 2 जा 8, यस 80 वोल्ट आंसर आ गया। मतलब 40 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया बताइए 80 वोल्ट। तो याद रखना इस तरीके से करंट वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है बेटा याद रखना वर्क डन पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। देखिए तो पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ाने में जो टाइम लग रहा है ये मैकेनिकल पावर है, लेकिन ये जो लाइट जल रहा है और लाइट जलने में जो टाइम लग रहा है, तो लाइट जल रहे मतलब वर्क कर रहे हैं और वर्क करने में क्या लगते हैं टाइम, इनको कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर या पावर वर्क अपॉन क्या बोलेंगे टाइम, यही नहीं इसके और भी फॉर्मूले होते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा था V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W को आप क्या लिख सकते हैं Q इंटू वी, तो पावर को आप यहां से लिख सकते हैं QV अपॉन T, Q बाई T, Q बाई T, QT नहीं। तो P इक्वल्स टू I इंटू वी या P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बोलिए VI, यही नहीं सर। आपने पढ़ा ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू आई आर, हाँ सर पढ़े, V इक्वल्स टू पुट करो VIR इंटू I, तो I इंटू आई क्या बनेगा आई स्क्वायर आर, यही नहीं। अभी देखो आपने V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है सर, हमने ये भी पढ़ा है V अपॉन आर इक्वल्स टू आई, तो देखिए यहाँ पर P इक्वल्स टू आई वी है ना, तो I की जगह पुट कीजिए V अपॉन आर, तो V अपॉन आर इंटू आई, इंटू आई नहीं सॉरी आई की जगह पुट किया V अपॉन आर और इंटू V पहले से, तो P इक्वल्स टू क्या आ गया V स्क्वायर बाई आर। चलो बोलिए मेरे साथ, पावर का पहला फॉर्मूला W बाई T, सेकेंड VI, थर्ड आई स्क्वायर आर, और एक क्या बोलोगे V स्क्वायर बाई आर। ऐसे और फॉर्मूले भी होते हैं पावर के, ठीक है, आप इतने याद रखना। चलिए अब देखिए ये पावर के फॉर्मूले। अब देखिए पावर पे जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, तो पावर पे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना उस पे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कोई डिवाइस है, मान लीजिए जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक हीटर ही है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, तो उससे पहले समझो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैंने क्या बोला पावर वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को ही एनर्जी कहते हैं याद रखना। तो P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिखोगे P इंटू टी आंसर। तो यहां से एनर्जी निकाल सकते हैं P इंटू टी करके, एनर्जी यहां से निकल सकता है पावर इंटू टाइम करके। लेकिन देखिए मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझते हैं। क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है,
जिसका पावर हमारे पास 500 वॉट है, याद रखिएगा 500 वॉट, समझ में आया। और ये इलेक्ट्रिक हीटर 6 आवर्स पर डे, मतलब सर इलेक्ट्रिक हीटर 6 आवर्स पर डे, मतलब एक दिन में कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए जाते हैं, तो कहेंगे सर 6 आवर तक इसे यूज किया जाता है हीटर को। इसके बाद ये लिखेंगे कि बताइए सर, यदि इसी हीटर को 6 आवर पर डे फॉर 30 डेज, 30 दिन तक यदि हम इस हीटर को यूज करते हैं तो टोटल टाइम याद रखना है, टोटल टाइम। तो बताइए एक दिन में 6 घंटे यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर को और 30 दिनों तक यूज किया जाता है, तो सर कितने टाइम होंगे, तो पहले ये लिख देंगे फॉर 30 डेज, ये 30 डेज हो गए। अब इसमें ये लिखा हुआ क्वेश्चन में 1 यूनिट कॉस्ट, मतलब नहीं समझ में ऐसा ऐसा कि देखिए एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर 500 वॉट, टाइम पर डे का निकालते हैं तो 6 आवर्स पर डे लिखेंगे सर, ये हो गए टाइम। यही नहीं, सुनिए अभी ध्यान से, और इसी हीटर को कितने समय के लिए यूज करते हैं, तो फॉर 30 डेज, याद रखना। और 1 यूनिट कॉस्ट, 1 यूनिट कॉस्ट जो है इस हीटर का, वो याद रखना है, वो कितना है, मान लीजिए 4.5 रुपीज, ये मैंने मान लिया 4.5 रुपीज है। तो बताया गया, बताइए टोटल कॉस्ट कितना होगा, मतलब ये कि हीटर 1 किलोवाट आवर, मतलब ये है सर कि एक यूनिट हीटर की जो बिल आती है वो 4.5 रुपए, 4.5 रुपए आती है। तो बताइए उस हीटर को 6 आवर पर डे जलाते हैं, यूज करते हैं, और कितने समय तक, याद रखना है आपको 30 डेज तक, 30 दिनों तक। तो इसके कॉन्सेप्ट क्या है वो याद रखना, जब भी कॉस्ट की बात हो तो टोटल कॉस्ट जब भी निकालना हो तो कॉन्सेप्ट ये होता है ईच कॉस्ट इनटू, याद रखना है ईच कॉस्ट इनटू क्या, टोटल एनर्जी, ये फॉर्मूला याद रखना बस, और कुछ भी नहीं। सर टोटल एनर्जी कैसे निकाले बहुत सारे, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब सर याद रखना, पावर जो वॉट में है इसे किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे, और टाइम मिनट में है तो इसे आवर में, सर टाइम तो पहले से आवर में, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए पावर जो वॉट में उसे किलो वॉट में, तो 500 अपॉन 100 नहीं 1000, इसको इससे करेंगे तो 0.5 क्या हो गया बोलिए, किलो वॉट। टाइम निकालते सर टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दिन 6 घंटा तो 30 दिन, तो 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये 1, हाँ यही होगा 180 आवर जो हीटर है वो यूज किए जा रहे हैं, तो टोटल टाइम 180 आ गया। पावर हमारा कितना 0.5 किलोवाट, सुनो समझ में आया। अब इसका एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी पावर इनटू टाइम, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है, पावर इनटू टाइम। चलिए सर टोटल एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर कितना है हमारे पास 0.5, टाइम कितना है 180, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 90 किलोवाट आवर। सर ये किलोवाट आवर, दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कॉस्ट कितना है 4.5 रुपीज। तो सर टोटल कॉस्ट निकालना है तो सिंपल 90 क्या लिखा है, ईच कॉस्ट इनटू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये है और एक कॉस्ट 4.5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे, करके देख लेना जो भी आए, वैसे कितना आना चाहिए आपका, शायद इसका आएगा आंसर ₹405। अब करके देख लेना जो भी है लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारे क्या आगे टोटल कॉस्ट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, समझ में आया। अब सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी में एक टोटल कॉस्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ नेक्स्ट हमारा है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नॉट फिटिंग, याद रखना। अब देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है सर, हीटिंग H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सेकेंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R,
एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे टी। ये सिंपल याद रखना अपने को कि किसी सर्किट में करंट को बढ़ाएं तो हीट उसके स्क्वायर से बढ़ेगा। मतलब करंट आपका 2 एम्पियर है तो हीट कितना होगा 4 होगा। और रेसिस्टेंस तो नॉर्मली वैसे ही, तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। देख बेटा आई स्क्वायर दिस इज कॉल्ड पावर इनटू क्या हो गया टी एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया एच। मतलब हीट इज द ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी। अब याद रखना पेपर में कभी भी क्वेश्चंस में लिखे हो पावर डिसिपेशन तो सर वहां पे पावर का फॉर्मूला हमेशा क्या यूज करेंगे आई स्क्वायर आर, क्योंकि पावर डिसिपेशन हमेशा किसी लोड के क्रॉस होता है, मतलब किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस होते हैं, तो हमेशा क्या यूज करेंगे आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर। याद रखें बस। अब इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करके चले जाना, काफी है आपके लिए, ठीक है, बस पूरा रिवीजन हो जाएगा। समझ में आया? चलेगा फिर से मेरे साथ बोलिए। पहला फॉर्मूला क्या था आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो तो एन ई बाई टी। सेकेंड वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। थर्ड वी इक्वल्स टू आई आर। समझ में आया? नेक्स्ट आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। नेक्स्ट पावर का फॉर्मूला एक था डब्ल्यू बाई टी, सेकेंड वी आई, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, और लास्ट क्या है एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। खत्म, बस इतने फॉर्मूले।